So, good evening, everybody. Today we are going to see ECC in Indian context. हम इंडियन context में ECC को कैसे रखते हैं और क्या-क्या चीज़ें इंडियन context में ECC में आती हैं। सो ECC जैसा कि हम लोगों ने समझा था कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है, तो इसमें इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर किन किन लोगों ने इस पर सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले ECC को इंडिया में गिजुबाई और ताराबाई मोदक, गिजुबाई बढेका और ताराबाई मोदक, इन्होंने ECC को सबसे ज्यादा मान्यता दी और सबसे ज्यादा इसे बढ़ाया। गिजुबाई जो थी वो गुजरात में, गिजुबाई जो थे वो गुजरात में सबसे ज्यादा बाल विद्या मंदिर को सेटअप करने के लिए सफल हुए। और इन्होंने गुजरात के भावनगर में 1920 में गुजरात के भावनगर में जो है इसकी संस्थापना करी थी। फिर इसके बाद ताराबाई मोदक ने, ठीक है, ताराबाई मोदक ने नूतन बाल शिक्षण संघ की संस्थापना करी थी। ठीक है। अब ताराबाई मोदक कहाँ की थी, क्या वो कर सकती थी और उन्होंने क्या क्या किया था, इनके बारे में हमने इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा है। अगर आप उसको समझना चाहें तो एक्चुअली ये पुणे को बिलोंग करती थी, बट इन्होंने मुंबई में इसका सबसे ज्यादा अप्रोच हासिल किया था। आप सभी लोग जानते हैं उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात है। ठीक है। कोई लिंक दोबारा से मांग रहा है तो आई जस्ट शेयर इट अगेन। या तो अब ये जो लोग थे, इन लोगों ने ECC को सबसे ज्यादा मान्यता दी उस दौरान। मतलब ये कहा गया कि जो बच्चे हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं और इनको हम जैसे शेप करेंगे, जैसे रीशेप करेंगे, वैसे और उसी प्रकार से ये अपने आप को ढालेंगे। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का आगमन हुआ। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इटली की थी और इन्होंने भारत के कई जगहों पर, भारत के अलावा भी कई देशों को विजिट किया। इसके साथ साथ भारत में कई जगहों पे जा जाके अपने स्वयं के प्रिंसिपल्स द्वारा रचित एक स्कूल, जिसे साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से वो संस्थापन करना चाह रही थी, इनके मेथड के स्कूल को, मारिया मॉन्टेसरी के मेथड को मॉन्टेसरी मेथड के नाम से संचालित किया गया पूरे विश्व में, जिसको भारत ने भी अपनाया। भारत में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के सिस्टम को अभी भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हालांकि नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल्स तो बहुत समय से चल रहे हैं। नर्सरी स्कूल्स मैकमिलन सिस्टर्स ने सेटअप करा था और किंडरगार्टन डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा संस्थापित किया गया था। ये हम लोगों ने एनटीटी के, अगर आप लोगों ने कोर्स किया होगा तो उसमें डिटेल में पहले से ही समझा होगा। ठीक है। अब डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के प्री स्कूल सिस्टम में जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट था उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर फोकस करती थी। उनका ये कहना था या उनका ये मानना था कि बच्चे नेचुरली डेवलप होते हैं, बस उनको हमें थोड़ी सी प्रेरणा, थोड़ा सा डायरेक्शन या थोड़ा सा गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें थी। इसके बाद आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स थे जिन लोगों ने फॉर्मेटिव इयर्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने 5 ईयर एजुकेशन प्लान के अंतर्गत बेसिक एजुकेशन में बालवाड़ीज और आंगनवाड़ीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। उन्होंने ये कहा कि माताओं को और बच्चों को साथ में भी लाया जा सकता है। साथ साथ मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब
इन चीजों को संस्थापित करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी, इन तीनों ने मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों के साथ में मिलकर आईसीडीएस की संस्थापना की। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कहलाता है। यहाँ पर बच्चों के विकास के लिए जो पॉलिसीज या सर्विसेज या जो भी कंटेम्प्ररी अप्रोच देना है, ये सारी चीजें यहाँ पर एकत्रित करी जाती हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि बच्चे की हेल्थ, बच्चे की न्यूट्रिशन और बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या क्या चीजें फोकस होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो 2 से 6 साल तक के उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनके लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ साथ में हेल्थ और अदर डेवलपमेंटल नीड्स पर फोकस कर किया जाए। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन या और लैक्टिंग मदर्स दोनों को ये सुविधा दी गई। MWCD यानी कि मदर एंड वुमेन, दैट इज महिला एवं बाल विकास, इन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया आईसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि तब ये भी समझा गया कि जब तक माताओं बहनों की सपोर्ट हेल्प नहीं होगा, बच्चे का भी विकास नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है ईसीसी प्लान को 5 ईयर प्लान में कन्वर्ट किया गया, और ईसीसी प्लान 5 ईयर प्लान में कन्वर्ट करते करते जो है ईसीसी के सेटअप्स, ईसीसी के ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग एरियाज में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई। हमारी आखिरी ईसीसी की जो पॉलिसी वो 2013 में आई थी। उसके बाद अब एनईपी 2020 में ईसीसी को इंक्लूसिव कर दिया है, यानी ईसीसी की अब अलग से कोई पॉलिसी नहीं, उसको एनईपी 2020 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। एनजीओज और अलग अलग ईसीसी संस्थान जो हैं वो नर्सरी स्कूल्स, किंडरगार्टन स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स एंड अदर प्राइवेट स्कूल्स में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये रहा इंडियन कंटेक्स्ट पर कि क्या क्या ईसीसी की जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और फोकस हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ईसीसी की ग्लोबल कंटेक्स्ट में कैसे बढ़ोतरी होती है और ग्लोबली ईसीसी कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। तो यूएनसीआरसी, हम ये पेपर 3 में भी पढ़ेंगे, चाइल्ड राइट कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड राइट्स का जो आपका पेपर है उसमें हम डिटेल में ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि यूएनसीआरसी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये ईसीसी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और वो उसको संस्थापित भी करते हैं। इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है बच्चे की सर्वाइवल, यानी कि बच्चे को जन्म लेते ही मृत्यु ना मिले। ये राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत यूएनसीआरसी सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि कई कंट्रीज में जेंडर को डिटेक्ट करते वक्त बच्चे को जीवित ही नहीं रहने दिया जाता। इसमें हमारा भारत भी शामिल अब तो नहीं है, पर पहले था। और अब भी लोगों की मेंटालिटी पे कई बार सवाल उठ सकते हैं। कई जगहों पर, कई गांव के प्रांत पे आज भी कई चीजें देखने मिलती हैं जिसे उजागर नहीं किया जाता। तो ये चीजें राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत आती हैं। यदि कहीं संशोधित किया गया तो राइट टू सर्वाइवल के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा या उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्यवाही करी जा सकती है जो राइट टू सर्वाइवल पर ज्यादा अपना अफेक्शन नहीं मानते। नेक्स्ट, हेल्थ और एजुकेशन और प्रोटेक्शन, ये जो 4 एरियाज है इन पे सबसे ज्यादा यूएनसीआरसी वर्क करता है। या अब हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर जब कॉन्फ्रेंसेस होती है एजुकेशनल बैकग्राउंड पर, तो सबसे ज्यादा
लर्निंग की शुरुआत के लिए कहाँ पर फोकस किया जाता है? तो लर्निंग जो है कंसेप्शन के दौरान ही हो जाती है, इस चीज की मान्यता हर जगह है। लेकिन ये कहा गया कि ईसीसी का मतलब है कि लर्निंग बिगिंस एट द बर्थ, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड ईसीसी डीपली, तो लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे द कंसेप्शन हैपेंस इन द वूम्ब ऑफ द मदर। तो लर्निंग उसी समय से हो जाती है। अलग अलग एरियाज में जब ईसीसी पर ये सारी डिस्कशंस मीटिंग्स हुई, तब सबसे ज्यादा ईसीसी को लर्निंग पर फोकस किया गया कि बर्थ के बाद वाली लर्निंग पर ध्यान दिया जाए। एनईपी 2020 के बाद में 2030 तक का गोल और टारगेट रखा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए पूरे विश्व में, तो उसके लिए 2030 तक ये टारगेट रहे कि ईसीसीई पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। बिकॉज इसमें जो चार पॉलिसीज हैं, तो वो चारों पॉलिसीज पर अगर काम किया जाएगा तो 2030 तक हर एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। ये कुछ पेजेस वेकेंट हैं, तो डोंट वरी। ये अर्ली चाइल्डहुड इन इंडिया जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले इंडिया में किस तरीके का चाइल्डहुड रहा करता था, और उसमें क्या क्या कंसिडरेशंस थे, किन किन टाइप के सिविलाइजेशन रहे हैं, जिनके बेसिस पर जो एजुकेशन है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन आया। ठीक है, क्योंकि पहले ईसीसी नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर पर कोई फोकस या ध्यान नहीं दिया जाता था। आप लोगों को याद होगा या आपने कभी सुना भी होगा कि एक हाथ से दूसरे कान को पकड़ना इस तरफ से जब तक नहीं आ जाता था, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, है ना? तो ऐसे बहुत से सिस्टम हुआ करते थे, ऐसे लकड़ी के ऊपर ऐसे लटको और आप लटक कर स्विंग कर सकते हो, मतलब आप इतने हो गए हो कि आप स्कूल जा सकते हो। तो मतलब एक अलग अलग चीजें होती थी, जहां पर कई कई जगहों पर हाइट, अगर आपकी हाइट उस लेवल पे पहुंची है तो आप उस स्कूल पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूल्स होते थे, खुद के बनाए हुए रूल्स, स्कूल भेजना है नहीं भेजना है। कई कम्युनिटीज जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ये सोचते थे कि केवल जनरल कैटेगरीज और बड़े लोग जो होते हैं वही बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। जो लोअर क्लास लेबर क्लास फैमिलीज होती थी, उनका ये इंटेंशन होता था कि भाई हमें तो मजदूरी करनी है, तो हम बच्चों को स्कूल भेज के क्या ही करेंगे। मजदूरी हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी करवाना है। और भी अलग अलग प्रोफेशंस के लोग होते थे, तो वो स्कूल नहीं भी भेजते थे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर का फोकस सबसे ज्यादा ये रहा कि पहले तो सबको स्कूल की इम्पोर्टेंस और स्कूल क्यों भेजना जरूरी है, बालवाड़ी से शुरुआत करें, ये सारी चीजें जो है ये लोगों को समझाना जरूरी था। तो अर्ली चाइल्डहुड का उस दौरान ये इम्पोर्टेंस रहा है कि कैसे पता चले और कैसे बताया जाए लोगों को कि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन जो है हर तरीके से बच्चे के विकास पर ही फोकस करता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि लोगों को एकत्रित करें। इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द thinking in the mind of the masses, and they must understand that education is very very important with respect to the development of the child. So the main focus was to gather the child. Main focus ये था कि बच्चों को gather करें, और बच्चों को इकट्ठा करने के बाद में बच्चों को जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उस पर फोकस कराया जाए। सबसे ज्यादा बच्चे और बचपन, इन दोनों को समझना जरूरी है। जब हम ये समझते हैं कि बच्चा क्या है और उसका बचपन क्या है। बच्चा वो व्यक्ति है
जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और बचपन यानी उसकी वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफस्टाइल, द वे द चाइल्ड एक्सप्लोर्स, द वे द चाइल्ड फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सोसाइटी, दैट इज द चाइल्डहुड, यानी वो उसका बचपन है। कौन से कल्चर में, कौन से सोसाइटी में, कौन से लैंग्वेज में, कौन से बिहेवियरल एनवायरनमेंट में वो अपने आप को पाता है, वैसा और वहाँ उसका बचपन बीतता है। अगर आप देखेंगे जिन लोगों का बचपन गांव में बीतता है, तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके की होती है, और जिनका बचपन शहरों में बीता जाता है तो उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके की होती है। जो गांव का है वो शहर में स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और जो शहर का है वो गांव में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। शहरी व्यक्ति को गांव में सिर्फ एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन गांव के व्यक्ति को शहर में स्टेबल भी होना पड़ता है। सिर्फ एडजस्टमेंट से काम नहीं चलता है, क्योंकि शहरों में खर्चा और व्यवस्था और ज्यादा होती है। इसीलिए उनकी व्यवस्थाओं के लिए और खर्चे के लिए अपने आप को स्टेबल और एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो इन चीजों को समझने के लिए HDI का उपयोग किया गया, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इंडिया में बच्चों को प्रोफाइल को जानने के लिए HDI का एक कॉम्प्लेक्स निकाला गया, जिसमें ये बताया गया कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे का फोकस कहाँ कहाँ पर देखा जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक ग्राफ क्या था, तो ये देखिए, इस पर कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, बट आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे चाइल्ड मॉर्बिडिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी। नाउ व्हाट इज चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड चाइल्ड मोर्टालिटी? तो मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट। ठीक है। जब हम डेथ रेट की बात करते हैं, तो ये जो है इन्फेंट की डेथ रेट को बता रहा है। जन्म से लेकर साल भर के अंदर तक के बच्चे की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है जन्म के बाद, तो उसे चाइल्ड मोर्टालिटी कहा जाता है। उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी भी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी कई रीजन से हो सकती है। कोई इन्फेक्शन, कोई प्रकार की बीमारी यानी कोई डिसीज, या किसी प्रकार का संक्रमण जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, या तो फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस या माल न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा भारत में पहले माल न्यूट्रिशन के कारण इन्फेंट्स मोर्टालिटी हो रही थी, यानी साल भर के अंदर ही बच्चों की मृत्यु हो रही थी। उसके यहाँ पर जो है रेटिंग्स दी गई है, जो काउंटिंग्स है वो दी गई है। इंडियन फैमिली नेशनल सर्वे के अनुसार अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में कितने लेवल पर जो है बच्चों की मोर्टालिटी रेट को कवर किया गया। यहाँ पर 74 चिल्ड्रन पर 1000, मतलब ये 1000 पे ये ऊपर है। आउट ऑफ इफ इट इज 29/1000। ओके। तो 1000 पर 29 लोगों का आप जो है कॉन्फ़िगरेशन जान और समझ सकते हैं। तो ये हो गई इन्फेंट मोर्टालिटी की बात। इसी के साथ साथ में मैटरनल मोर्टालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम मैटरनल मोर्टालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर गर्भवती महिला की मृत्यु या गर्भ के दौरान बच्चे की मृत्यु दोनों से ही है। जब प्रेगनेंसी को किसी कारणवश टर्मिनेट कर दिया जाता है कम समय में, या बच्चे का वो एबॉर्शन, बर्थ देकर कराया जाए, तब वो मैटरनल मोर्टालिटी को भी अफेक्ट करती है। यानी 4 या 5 महीने का बच्चा अगर खराब हो जाए गर्भ में, और उसको, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा को नॉर्मल डिलीवरी से ही अबॉर्ट किया जाता है अगर कुछ का परेशानी हो जाती है गर्भ के अंदर, तो अब इस दौरान माता की मृत्यु होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसे भी हम मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं।
ये अनहेल्दी और अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, या कोई इंटरनल डिसीज के कारण भी हो सकता है। तो ये मैटरनल मोर्टालिटी की भी रेटिंग्स हैं। आपको वैसे एग्जाम में इतना डीप डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं, तब आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात होती है हेल्थ और न्यूट्रिशन की। एक जनरल बॉडी है जिसे हम कहते हैं आईसीडीएस, जो हमने अभी देखा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये जो आईसीडीएस होता है ये कहता है कि बच्चे की हेल्थ, बच्चे की डेवलपमेंट और बच्चे की ग्रोथ, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। आईसीडीएस की संस्थापना केवल हेल्थ केयर के लिए शुरुआत में हुई थी। अब जो है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ साथ में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। अच्छी हेल्थ, बच्चे की प्रोटेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना, यही मेन फोकस होता है एनएफएचएस का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया ब्रेस्ट फीडिंग को। जब मदर 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराए बच्चे को, इस पर सबसे ज्यादा बार बार प्रचार प्रसार किया गया। सबसे ज्यादा कम्युनिटीज लैक्टिंग मदर्स को जो डिफरेंट कस्टम्स में बांध कर और सेट करके सॉलिड फूड्स पर सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। इसीलिए सॉलिड फूड आफ्टर 6 मंथ्स एंड बिफोर दैट ओनली द मदर्स फीड शुड बी देयर। तो ये तो हुई हेल्थ की बात। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, जहां पर हम प्ले बेस्ड अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इन हर तरीके की लर्निंग के टीचिंग एक्टिविटीज को डेवलप कर सकें। So this was about the education, where education plays a very important role. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द जेंडर। जेंडर यानी कि जहाँ पर मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट को देखा जाए, यहाँ पर चाइल्ड मोर्टालिटी भी अफेक्ट करती है। अगर हमें ये पता रहे कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वालिटी और इक्विटी में मेंटेन करना है, तो बेसिकली 9,000 या 944 अबाउट 1,000 मेल्स is the important aspect which we have got in our last census 2011 में। जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेवल पर बच्चों को कंपेयर किया जा सकता है। बिकॉज जब बच्चा हाइट को मेजर करके आता है और उसके बाद अपने छोटे जो भाई बहन है या कोई है उनको बताया जाता है, तो उसमें इसकी प्रेरणा सबसे ज्यादा मिल सकती है। अब आ जाते हैं डाइवर्स सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट पे। यहाँ पर जो कल्चर है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट फोकस इस पे सबसे ज्यादा दिया जाए, सोशल कल्चर पर दिया जाए, कास्ट और ट्राइब पर भी फोकस दिया जाए, तब ईसीसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। इसी बहाने लोगों को इंटेग्रिटी होगी और एक साथ रहने की प्राथमिकता और क्षमता बढ़ेगी। SC ST OBC को अलग अलग सोशल कैटेगरीज में डेवलप करने के लिए सेट किया गया और उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझा गया। So this was about the culture, caste and tribes. So here we have completed with the basic topics. अब यहाँ से रिलीजियस प्लुरलिटी एंड टाइप्स ऑफ फैमिली कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारी चीजें ये हम कल देखेंगे डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ चीज जानना चाहते हैं तब आप पूछ सकते हैं। और जो लोगों का अभी ज्वाइन हुए हैं इन सभी की अटेंडेंस में डाल देती हूँ। आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालेंगे
उन्हीं को यहाँ पर अटेंडेंस प्राप्त होगी। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैट बॉक्स में अपनी अपनी अटेंडेंस को डालें, ताकि हमें भी समझ में आए कि कितने लोग आए हैं और कितने नहीं आए। कई बार आप अपने फोन से ज्वाइन करते हैं तो स्क्रीन पे आपका फोन नेम रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालें।